वेलकम है आपका मेरे चैनल में कॉमर्स कंसेप्चुअल स्टडी। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक का नाम है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। हाँ, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस समझ में आता है? बैलेंस, अब यहाँ बैलेंस क्या चीज़ का किया जा रहा है? यहाँ बैलेंस किया जा रहा है पेमेंट का। कौन सी पेमेंट? पेमेंट रिसीव हुई या पेमेंट दिया हुआ? तो हाँ, मैं बताती हूँ बहुत अच्छे से, लेकिन पहली बात ये बता दूँ कि ये हमारा इकोनॉमिक का टॉपिक है। मतलब इकोनॉमिक्स कौन पढ़ता है यार? इकोनॉमिक तो सबको टफ लगता है। मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि इकोनॉमिक एक टफ सब्जेक्ट है जिसमें डायग्राम बहुत सारे ड्रॉ करने पड़ते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, एंड देन उसके बाद उसके जो लैंग्वेज है उनको टफ लगती है। बट मैं बता दूँ कि इकोनॉमिक्स उतना टफ नहीं है जितना आप सोचते हो। इकोनॉमिक्स अगर आप कंसेप्ट के साथ पढ़ते हो और उसको समझ कर पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपको इकोनॉमिक्स पसंद आएगी। तो आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब वो एग्ज़ाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा। वैसे ये थर्ड ईयर का टॉपिक है, थर्ड ईयर बीकॉम। और भी ये सब्जेक्ट्स मतलब आते हैं, जैसे कि हमारा थर्ड ईयर बीकॉम में तो आएगा ही, साथ में अगर आपको इकोनॉमिक्स आगे आता है, जैसे हम बोल सकते हैं एमकॉम में आ रहा है, या फिर इकोनॉमिक्स में आप कुछ पीएचडी करने चाह रहे हैं तो भी ये टॉपिक मिलेगा आपको। तो ये ऐसा टॉपिक नहीं है कि आपको बस आज के लिए है, हमेशा के लिए। एक तरीके से आप अगर देखेंगे तो आपको नॉलेज के लिए ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता कैसे। अभी क्वेश्चन ये आएगा कि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या, मतलब कुछ तो मतलब रहना चाहिए ना इसका। तो हाँ, मैं ये बता देती हूँ। कंसेप्ट ऐसा है कि अभी आप किसी भी कंट्री का एग्जांपल लो, चाहे वो इंडिया हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो। हमारे पास इतनी सारी कंट्रीज हैं। तो अभी कोई भी कंट्री अभी के इस मॉडर्न टाइप में इतनी सफिशिएंट नहीं है कि खुद का गुड्स और प्रोडक्शन, जो गुड्स एंड सर्विसेज रहती है उसका प्रोडक्शन खुद करे और पूरा का पूरा उनको बाहर से ना कुछ इंपोर्ट करना पड़े ना कुछ एक्सपोर्ट करना पड़े। ऐसा नहीं है। अभी ह्यूमंस की डिमांड जो है वो अनलिमिटेड है, हमारे डिमांड्स बढ़ती जाती है, तो उस बेसिस पे हमें ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या होता है, अब हमें कुछ चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट करनी पड़ती है और कुछ चीज़ें बाहर से मंगानी पड़ती है। तो जब कंट्री में ऐसा होता है तो गवर्नमेंट को बहुत सारा कैलकुलेशन करना है कि हाँ, कितना मंगाया गया है और कितना भेजा गया है, उससे हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक तरीके से ये है कि हाँ, दो कंट्री के बीच में, या हमारी कंट्री और दो कंट्री नहीं, एक हमारी जो होम कंट्री होती है वो कंट्री, जैसे हम बोलेंगे इंडिया और जो फॉरेन कंट्रीज है। अब फॉरेन कंट्रीज में सब इंक्लूड हो जाएगा, चाइना, जापान, यूएसए एंड ऑल। तो यहाँ क्या हो रहा है कि हमारी कंट्री और जो फॉरेन कंट्रीज के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उनके रेसिडेंट्स के बीच में, रेसिडेंट्स में यहाँ इंक्लूड हो रहा है इंडिविजुअल, कंपनीज एंड और जो भी बिजनेसमैन है। तो यहाँ सब लोग, रेसिडेंट्स का मतलब हो जा रहा है कि इन लोगों के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ है, जो लेन देन हुई है, उसका रिकॉर्ड हम रखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के थ्रू। तो इससे हमें पता चलता है कि हाँ, हमारी कंपनी के बीच में हमें क्या हुआ है, मतलब इस ट्रांजैक्शन के बीच में ये लेन देन जो हुआ है इंडिया और फॉरेनर्स का, इंडियंस और फॉरेनर्स का, तो यहाँ क्या हुआ, एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो ओवरऑल ये हमें फाइंड आउट करना पड़ता है और ये फाइंड आउट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट से। इतना समझा, शायद समझा होगा कि अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या। अभी अब हम बोलेंगे यार बैलेंस ऑफ पेमेंट की ज़रूरत क्या है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की ज़रूरत इसलिए है कि हमारा इंटरनेशनल स्टेज पे हमारी कंट्री की क्या पोजीशन अभी चल रही है उसके लिए, और गवर्नमेंट को टर्म ऑफ ट्रेड या पॉलिसी ऑफ ट्रेड बनाने के लिए, मतलब जो ट्रेड होता है इस कंट्री से उस कंट्री में या दूसरी कंट्रीज का हमारे कंट्रीज के साथ, तो हमें पॉलिसीज़ बनानी पड़ती है। टैक्सेशन की पॉलिसीज़ रहती है और भी अदर पॉलिसीज़ रहती है कि हाँ, कितना छूट देना है क्या नहीं। तो ये पॉलिसीज़ बनाने के लिए हेल्प मिलता है गवर्नमेंट को ये बैलेंस ऑफ पेमेंट करते। इतना समझा? अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आता तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली उसको आपको रिप्लाई कर दूंगी। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। हम स्टार्ट करते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता क्या है, किस तरीके से हमें उसको करना है। ये बात तो कंपलसरी है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो हम स्टार्ट ही कर देते हैं कि अभी कैसा है, जो क्वेश्चन आंसर हमें किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, डिस्टिंग्विश आ सकता है,
ट्रू फॉल्स में आ सकता है, देन उसके बाद शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, ब्रीफ में आ सकता है। कोई भी एक पॉइंट उठाकर पूछ देगा कि हाँ एक्सप्लेन करो ट्रेड अकाउंट बैलेंस क्या होता है, या तो आ जाएगा करंट अकाउंट बैलेंस क्या होता है, या कैपिटल अकाउंट बैलेंस क्या होता है। तो यहाँ अभी आपको बताना पड़ेगा कि हाँ ये कैपिटल अकाउंट बैलेंस में क्या क्या इंक्लूड होता है और वो सब होते क्या। तो स्टार्ट। सबसे पहला हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो साइड, कभी भी अगर हम किसी भी चीज़ का बैलेंस कर रहे हैं तो बैलेंस करने के मतलब है कि एक साइड कुछ और है और एक साइड कुछ और है, हमें दोनों चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है। जैसे हमने सुना है कि लाइफ में खुश और दुख सुख और दुख को हमें बैलेंस करके चलना पड़ता है, राइट, कि कुछ खुशियाँ भी मिलती हैं और कुछ गम भी रहती है, तो उन दोनों को बैलेंस करके जीना ही ज़िंदगी का नाम है। तो उसी तरीके से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी कुछ चीज़ें आती है तो कुछ चीज़ें देनी भी पड़ती है। जैसे हम अगर गुड्स खरीदते हैं तो पैसा देना भी पड़ता है, उसी तरीके से हमारा ये बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टार्ट हुआ। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारा दो साइड है, एक रिसिप्ट साइड है और एक पेमेंट साइड है। रिसिप्ट साइड मतलब फॉरेन इनकम हमें जितनी भी मिली है, जिस भी तरीके से मिली है, गिफ्ट मिली है या हमने कुछ बेचा है तो मिली है, या किसी भी तरीके से। जैसे इंडिया के हम देखेंगे तो मसाले स्पाइसेस बहुत ज़्यादा फेमस है और फॉरेन में वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, कंज्यूम किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। तो क्या होता है कि हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जब हमारे यहाँ से मैंगो या मैंगो जूस है कुछ भी एक्सपोर्ट हो रहा है, बनारसी साड़ी है नॉर्थ, हाँ वहाँ कम पहनते हैं बट फिर भी अगर कुछ भी चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही है तो हमें वहाँ से इनकम मिल रही है, क्योंकि वहाँ के लोग जब हमारी चीज़ें खरीद रहे हैं तो जो पैसा पे करेंगे वो डॉलर में पे कर रहे हैं, तो वहाँ से जो इनकम मिल रही है वो हमारी रिसिप्ट है। और हम अगर उनका कुछ सामान परचेज कर रहे हैं, जैसे फॉरेन में बनी हुई कोई भी चीज़ जो इंडियन कंपनी नहीं है और हम उस कंपनी का मतलब इंडियन कंपनी को छोड़कर हम किसी भी कंपनी का गुड्स या सर्विसेज ले रहे हैं, तो वो हमारा क्या है, पेमेंट। सिंपल, इतना समझा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और पेमेंट में आ रहा है इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स मतलब इंडिया से कोई भी गुड्स अगर एक्सपोर्ट किया गया, एक्सपोर्ट मतलब बता दिया मैं क्या हूँ, मैं कंपनी हूँ, मैंने क्या किया, क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ, मेरे जो है ना वो क्लॉथ में मैन्युफैक्चरिंग करती हूँ, मतलब टी शर्ट समझ लो, तो टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग मेरी कंपनी। अभी टी शर्ट मैंने किया, मैं अच्छे अच्छे टी शर्ट मैन्युफैक्चर करती हूँ और एक अच्छे दाम पे मैं क्या करती हूँ, एक्सपोर्ट करती हूँ। दूसरी कंट्री के लोगों को मेरे क्लोथ्स पसंद आते हैं, उसका कपड़ा सिल्क वगैरह, तो वो क्या कर रहा है, वो परचेज कर रहे हैं, तो वहाँ से मैंने क्या किया, एक्सपोर्ट किया, तो वो लोग कुछ पैसा पे करेंगे ना जब कपड़ा खरीद रहे हैं तो हाँ, तो वहाँ से मुझे इनकम मिलती है, तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स से हमें कुछ पैसा आ जाता है, हम उसको ले सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ में लेकर बताते हैं आपको। ओके, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स से समझो मुझे 1 लाख रुपीज़ मिला, ओके 1 लाख। फिर साथ में मैंने इंपोर्ट ऑफ गुड्स भी किया, मतलब मेरे जो इंडिया वाले हैं, हमारे जो इंडियंस हैं, उनको बाहर की चीज़ें पसंद आ रही है और बाहर की कंपनियों से क्या कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं, जैसे अभी के बहुत लोगों को पसंद है। तो वहाँ से उन्होंने क्या किया, 2 लाख, उन्होंने 2 लाख का गुड्स क्या किया, परचेज किया उन लोगों के यहाँ से, और हमने 2 लाख मतलब इंडिया वालों ने 2 लाख पे किया। तो यहाँ पे जो भी होगा ये हम इसको बोलते हैं ट्रेड अकाउंट बैलेंस। अब इस बैलेंस को अगर हम देखा जाएगा तो 1 लाख यहाँ कम है, और जब 1 लाख यहाँ कम है, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, आप बस पहले समझ लो। अगर आप इतना समझ लोगे कि है क्या, तो शायद से आपको समझ में आ जाएगा ना, तो फिर आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। बस इतना समझ जाओ कि अगर इंपोर्ट ऑफ गुड्स में कुछ लिखना रहा तो लिख दो। इफ़ हम क्या कर रहे हैं, हम गुड्स को अगर सेल कर रहे हैं और हमें पैसा मिल रहा है तो वो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है, और हम वहाँ से कुछ गुड्स परचेज कर रहे हैं और फिर हम पैसा पे कर रहे हैं, तो वो इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स है। और उस बैलेंस को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको ट्रेड बैलेंस बोला जाता है, ट्रेड अकाउंट बैलेंस। ट्रेड अकाउंट बैलेंस में कैसा रहता है, हमारा नॉर्मल से बात है, हमारे एक्सपोर्ट्स अगर ज़्यादा रहेंगे, मतलब हमने क्या किया, एक्सपोर्ट ज़्यादा किया है तो इनकम ज़्यादा होगी, तो जब इनकम ज़्यादा होती है तो उसको सरप्लस बोला जाता है, लेकिन कभी भी उसको माइनस में लिखते हैं। अब वो क्यों लिखा जाता है, बाद में बता देते। अभी यहाँ क्या हो रहा है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो रहा है,
इंपोर्ट ऑफ गुड्स में क्या हो रहा है कि हमने क्या किया, गुड्स वहाँ से इंपोर्ट किया और यहाँ से पे किए। तो अगर इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स का पैसा ज़्यादा है, मतलब हमने इंपोर्ट ज़्यादा किया है, जैसे मैंने एग्जांपल में बताई कि 2 लाख का इंपोर्ट किया है, मतलब हमें 1 लाख एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, तो यहाँ हमें डेफिसिट हुआ है। क्या हुआ है? डेफिसिट, मतलब एक तरीके से लॉस। ओके, वो बाद में हम कैलकुलेट करेंगे ओवरऑल, क्योंकि अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया है कि टोटल सरप्लस और टोटल पेमेंट कितनी है, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। तो हम जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, उसमें है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। जैसे हमने गुड्स को एक्सपोर्ट किया उसी तरीके से सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते, मतलब हमारे यहाँ के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स वो जाते हैं वहाँ, और वहाँ से जो भी इनकम अर्न होती है वो इंडिया में आ रही है, राइट। तो वहाँ हम सर्विसेज भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और भी हमारे बहुत सारे वर्कर्स वगैरह जाते हैं कुछ काम के लिए, तो उस तरीके से हमें वहाँ से इनकम आ रही है, तो वो हो जाएगी हमारी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज मतलब यहाँ क्या हो रहा है, हमने वहाँ के कुछ डॉक्टर्स को हायर किया है, वहाँ के कुछ इंजीनियर्स को हायर किया है, क्योंकि इंडिया वाले नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं करते हैं, मतलब दोनों साइड से होता है। तो कुछ चीज़ों के लिए जब हमने वहाँ से हायर किया है तो हमने सर्विसेज इंपोर्ट करवाई है, तो हमें क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है, वो हो गया उसी में। और फिर आता है इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड रिसीप्ट। अभी इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड रिसीप्ट मतलब क्या, यहाँ क्या हो रही है, यहाँ हो रहा है कि हमने, जैसे मैं कोई भी फॉरेन कंपनी में जब मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि हाँ ये कंपनी के गुड्स ज़्यादा परचेस किए जा रहे हैं, लोगों को पसंद है, तो मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट करूँगी। इन्वेस्टमेंट सुना होगा आपने, शेयर्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड एंड ऑल। हाँ, तो वहाँ क्या हो रहा है कि जब मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ तो वहाँ से मुझे कुछ रिटर्न्स मिलेंगे, इंटरेस्ट के फॉर्म में, डिविडेंड के फॉर्म में, या प्रॉफिट हो रहा है तो बोनस मिल रहा है, तो ये जो भी रिसिप्ट होगी वो आएगी इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड, रिसिप्ट। ओके, और उसी तरीके से उन लोगों ने हमारी किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, इंडियन कंपनीज में, तो इंडियन कंपनीज क्या करेगी, उनको पे करेगी इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड। हाँ, तो यहाँ से क्या किया, पैसा जा रहा है, जब भी पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट में, और पैसा जा रहा है तो हमारा पेमेंट में। गॉट इट? ओके, उसके बाद आता है हमारा यूनिलैटरल रिसिप्ट। अब यूनिलैटरल रिसिप्ट में क्या आता है, यहाँ आता है कि हाँ जो भी, मतलब अभी जैसे कि ऐसा होता है कि हाँ कभी कभी इंडिया में सबको पता है बाढ़, भूकंप, अकाल ये सब आती रहती है, कोई ना कोई कभी ना कभी आता रहता है, सुनामी ये सब सुना है। तो ये सब जो नेचुरल क्लाइमेट मतलब चेंजेस की वजह से हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, उसमें कैसा होता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री की हेल्प करती है, या तो अदर वेज में भी हेल्प कर देती है, कुछ भी रीज़न से, बहुत सारे रीज़न रह सकते हैं। बट अगर किसी दूसरी कंट्री से हमें गिफ्ट मिल रहा है, ग्रांट मिल रहा है, कुछ अमाउंट मिल रहा है किसी भी तरीके से, तो वो पैसा हमारे इंडिया में आ रहा है, तो वहाँ जब रिसिप्ट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिलैटरल रिसिप्ट। उसी तरीके से यूनिलैटरल पेमेंट होती है कि जब हम पे कर रहे हैं किसी और कंट्री को, तो वो वहाँ क्या हो रहा है कि हम किसी और को गिफ्ट दे रहे हैं, हम किसी और कंपनी को ग्रांट दे रहे हैं, वहाँ कुछ प्रॉब्लम आई है, जैसे नेपाल, भूटान में जब भी प्रॉब्लम आती है तो इंडिया ऑलवेज रेडी रहता है हेल्प करने के लिए। तो यहाँ क्या हो रहा है कि तो अब इंडिया हेल्प कर रहा है, तो इंडिया की तरफ से पेमेंट जा रही है, तो हमारे पास से पेमेंट जा रही है दूसरी कंट्री में। देन उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट। अब ये जो तीनों अमाउंट के बैलेंस है उसको हम बोलते हैं करंट अकाउंट बैलेंस। करंट अकाउंट बैलेंस में ट्रेड अकाउंट का बैलेंस भी इंक्लूड रहता है। अगर किसी ने पूछा करंट अकाउंट बैलेंस पे शॉर्ट नोट्स लिखो, तो तुम्हें लिखना है कि करंट अकाउंट बैलेंस में ट्रेड अकाउंट बैलेंस रहता है। ट्रेड अकाउंट बैलेंस नहीं लिखोगे तो क्लियर ये लिख सकते हो, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स रहता है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज रहता है, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड जो हमें रिसीव हुआ रहता है वो रहता है, और यूनिलैटरल रिसिप्ट रहती है, और उसी तरीके से पेमेंट है, एक्सप्लेन कर सकते हो। देन उसके बाद हमारा आता है, नीचे भी कुछ ही पॉइंट बचे, खत्म हो गया। ये देखने के लिए ऐसा लगता है कि हाँ इतना बड़ा है हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डायग्राम है, ये बहुत ज़्यादा मतलब कुछ ज़्यादा नहीं वास्ट हो गया, कैसे समझेगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। नहीं, अगर आप एक या दो बार पढ़ते हो या सुनते हो मेरा लेक्चर तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा कि ओवरऑल है क्या, बट तुम्हें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ओके, देन उसके बाद आता है हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यहाँ क्या हो रहा है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ किए जा रहे हैं, मतलब यहाँ कोई दूसरी कंपनी कंट्री के जो पर्सन रहते हैं, जैसे कि किसी और यूएसए
या यूके, वहाँ के लोगों ने क्या किया, यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इन्वेस्टमेंट वो किस वे में करेंगे, कुछ घर परचेज कर रहे हैं, लैंड परचेज कर रहे हैं, फैक्ट्री में या जिस भी तरीके से, तो वहाँ जब वो यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो जो प्रॉफिट होने वाला है वो हमें होने वाला है। तो उनके इन्वेस्टमेंट से ये वो परचेज यहाँ कर रहे हैं तो पैसा देंगे ना, फ्री में तो नहीं होने वाला। तो यहाँ से हमारे पास पैसा आया तो वो क्या होगी, हमारे पास रिसिप्ट होगी। देन उसके बाद हमारे पास आता है शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग अलग पॉइंट था और मीडियम टर्म बोरोइंग अलग था, मैंने दोनों को मर्ज कर दिया। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्या आता है कि हाँ, अभी जो विद इन 5 ईयर, मतलब कुछ हमारी तरफ से हमने क्या किया, इंडिया वालों ने या इंडियन गवर्नमेंट ने किसी दूसरी कंट्री से कुछ बोरो किया है, अमाउंट बोरो किया है। अभी कितना किया है नहीं पता, 2 करोड़ 3 करोड़ जितना उनको चाहिए। कुछ रीज़न होगा, सिचुएशन, कुछ उनको बैंक लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है या अदर प्रॉब्लम हो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती रहती है। तो वहाँ बैलेंस करने के लिए हमारी तरफ से गवर्नमेंट ने क्या किया कि कुछ अमाउंट बोरो कर लिया दूसरे कंट्री से। तो जब वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो रही है तो वो एक बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होती है, IMF से भी लेते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हम मतलब दूसरों से पैसा ले रहे हैं बट पैसा आ रहा है ना, तो हमारे पास वो रिसिप्ट है कि पैसा आया, दूसरी कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज आया, तो वो भी रिसिप्ट में कैलकुलेट होता है। उसी तरीके से मीडियम एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग है कि पैसा आता है तो उसको हम शो कर देते हैं कि हाँ वो हमारा मीडियम और लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आ जाता है। देन उसके बाद हमारा आता है पेमेंट। अब पेमेंट में हमारा क्या आ गया, इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, मतलब हमारे कंपनी के लोगों ने क्या किया, वहाँ इन्वेस्ट किया। जैसे कि अभी बहुत सारे लोग हैं जो हम देखेंगे पंजाबीज में या अलग अलग, वो उन लोगों ने मतलब अभी इंडिया में से ज़्यादा पॉपुलेशन अगर आप देखोगे ना तो वहाँ भी बहुत पॉपुलेशन वहाँ है, ज़्यादा नहीं बोल सकते पर बहुत सारी पॉपुलेशन लंदन एंड वहाँ वो लोग रहते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वहाँ वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो जो इंडिया का पैसा उठा के जब वो वहाँ लेके जाते हैं, मतलब इंडिया में उनकी जो प्रॉपर्टी थी उन्होंने बेच दी या जो भी, अब उनके पास जो पैसा है वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट वो यहाँ नहीं करके अगर वहाँ से कुछ परचेज कर रहे हैं या वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो जब वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो हमारे साइड से एक तरीके से पेमेंट हो जाती है, समझा। उसी तरीके से आता है शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म लैंडिंग, कि हम भी किसी को लोन देते हैं। तो जब इंडिया किसी दूसरी कंट्री को लोन देती है तो हम तो पेमेंट कर रहे हैं ना, हमारे पास से पैसा जा रहा है, तो वो हमारा किस में आता है, पेमेंट में आता है। बाद में कब आएगा वो नहीं देखना है, अभी बस इतना देखना है कि कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ से जा रहा है। पैसा आया तो रिसिप्ट, पैसा गया तो वो पेमेंट। ओके, देन उसके बाद अब इस बैलेंस को हम लोग बोलते हैं कैपिटल अकाउंट बैलेंस। कैपिटल अकाउंट बैलेंस में क्या इंक्लूड हुआ हमारा, 6 और 7 और 8। 6 में क्या था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, 7 में था शॉर्ट टर्म बोरोइंग और 8 में था मीडियम एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग, समझा। ओके, देन उसके बाद हमारा आता है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी। यहाँ क्या होता है, अगर कुछ चीज़ें, इसको एरर्स और ओमिशन भी बोलते हैं, कि कुछ चीज़ें अगर छूट जा रही है, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें छूट जाती है, उसका रिकॉर्ड नहीं रखना रहता है, बट कुछ अमाउंट रहता है, तो वो एरर ऑफ ओमिशन का अमाउंट या तो इस साइड या तो इस साइड, किसी ना जिस साइड कम ज़्यादा रहेगा वो क्या कर देते, इंक्लूड कर देते, तो उसको एरर्स ऑफ ओमिशन बोलते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन स्किप। देन उसके बाद बेटे पॉइंट लिख देना जब भी टेबल रहेगा या फिर आप क्वेश्चन आंसर पेपर में कर रहे हो तो बस एक हेडिंग डाल सकते हो कि हाँ स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी। देन उसके बाद आता है हमारा 11 पॉइंट ओवरऑल बैलेंस। ओवरऑल बैलेंस में क्या आता है, ये जितना अमाउंट है ना, जैसे यहाँ 1 लाख था, यहाँ 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ये सबका टोटल लेने का 1 से लेकर 10 तक का, और वो सारा अमाउंट आ जाएगा ओवरऑल बैलेंस में, डेबिट और क्रेडिट। ओके, मतलब रिसिप्ट है तो ये क्रेडिट और पेमेंट है तो वो डेबिट, बट इसका टोटल लेकर हमें लिखना रहता है। यहाँ हमें सम्स नहीं करना है, मैं बस समझा रही हूँ कि यहाँ क्या इंक्लूड होता है। अगर गवर्नमेंट जब कैलकुलेशन करती है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का, ये एक अकाउंट है, ओके, तो इस अकाउंट को जब वो कैलकुलेट करती है तो इस तरीके से वो करती है, मैं समझा रही हूँ। आपको थ्योरी फॉर्म में लिखना है, उसके नोट्स लिखना है, तो बस ये समझना है, आपको डालना है कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स क्या होता है, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स क्या होता है, ट्रेड अकाउंट के बैलेंस क्या होते हैं। ओके, देन उसके बाद हमारा आ गया चेंज इन रिजर्व। चेंज इन रिजर्व मतलब यहाँ क्या होगा,
ओवरऑल रिसिप्ट हमारी 10 करोड़ की है और ओवरऑल पेमेंट हमारी 8 करोड़ की है। मतलब 10 करोड़ हमने पैसा कमाया है या मिला है या फॉरेन एक्सचेंज आया है, और 8 करोड़ हमने पेमेंट किया है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज हमने दिया है, अपना इंडिया की करेंसी फॉरेनर्स को दी है 8 करोड़ की। मतलब 10 करोड़ आया, 8 करोड़ दिया, तो क्या ज़्यादा है? जो आया है वो ज़्यादा है, जो दिया है वो ज़्यादा है। नॉर्मल सी बात है ना, 2 करोड़ हमारे पास एक्स्ट्रा आया है, तो ये 2 करोड़ जो हमारे पास एक्स्ट्रा आया है वो हमारे लिए क्या हो गया? चेंज इन रिजर्व, वो हमारा सरप्लस अमाउंट है और वो यहाँ है। जब सरप्लस अमाउंट रहता है ना, जैसे तो हमें बैलेंस करना है, राइट। यहाँ आ गया 10 करोड़ और यहाँ आया 8 करोड़। जैसे हम अकाउंट्स में टैली करते हैं उसी तरीके से इसे भी टैली करेंगे कि यहाँ 10 करोड़ का अमाउंट है और यहाँ क्या है? यहाँ है हमारा 8 करोड़ का अमाउंट। तो हमारे पास 2 लाख क्या है? एक्स्ट्रा 2 करोड़। तो 2 करोड़ की एंट्री यहाँ रहेगी और इसको हम लोग लिख देंगे चेंज इन रिजर्व। समझा? और वो हमारा एक तरीके से क्या है? डेफिनेटली हमारे लिए प्रॉफिट है। अच्छा, तो उसी तरीके से कैलकुलेशन रहता है। बस आपको समझा रही हूँ, कभी भी अगर हमारे पास माइनस में अमाउंट आ रहा है तो हमारे लिए क्या है? सरप्लस है इस साइड, और प्लस में है तो डेफिसिट है। इतना समझा? ओके, तो दोनों साइड बैलेंस हो जाता है, तो हमारा ट्रेड ऑफ बैलेंस इसी तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट किया जाता है। आई होप समझा होगा कि सारे पॉइंट्स क्या है, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्यों किया जाता है, क्या होता है। और अगर आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझे हैं, बहुत अच्छे से, या कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं हेल्प कर दूँगी। आज के लिए बस इतना ही। और मेरी वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि सबको समझे। थैंक यू।